सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये साल बहरहाल गुजर गया है, कोई हार गया है, कोई जीत गया है, ये साल भी आखिर बीत गया। लेकिन इस साल के अंदर बहुत से सवाल, बहुत सी चीज़ें और बहुत से दुख और सुख आपके साथ जुड़े रहे हैं। पाकिस्तान की ख़ास तौर पर हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी तब्दीलियों के हवाले से, नई हुकूमत की तब्दीलियों के दावे, लोगों की उम्मीदें, लोगों के बलबले और अज़्म साथ साथ रहे हैं। और इस वक्त हम बात करेंगे कि बड़े शहरों के अंदर, पाकिस्तान के जो 5-6 बड़े शहर हैं, उनमें क्या तब्दीली थी, क्या वहाँ पर हुआ, हुकूमत से जो तवक्कुआत वाबस्ता थी लोगों की, वो खातिर खा पूरी हुई या नहीं, अमन व अमान की सूरत हाल कैसी रही, लोगों के लिए रोज़गार के मामलात कैसे रहे, जो बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे ख़ास तौर पर जो लोगों की आसानी के लिए थी, क्या वो मुकम्मल हुए या मजीद मुश्किलात पैदा हुई हैं। हम लाहौर से इसका आगाज़ करते हैं। बाबर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपके वक्त का। और उसके बाद पेशावर भी चलेंगे, पेशावर में उमैर यासिर ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद होंगे। बाबर डोगर साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेते हैं। सबसे बड़ा सूबा है और पंजाब को पाकिस्तान का भी दिल कहा जाता है, लाहौर को। और अब लाहौर में इस साल में हम कल क्राइम रेट के हवाले से जाबिर वकास से बात कर रहे थे जो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन गवर्नेंस के हवाले से सवाल उठाए जाते रहे साल 2019 में कि नई हुकूमत है, उसे कुछ वक्त दिया जाए। लेकिन इस हुकूमत को 6 माह हो चुके थे पिछले साल में 2018 में। ये पूरे 365 दिन को मिले, तकर्रुर, तबादले या ग्रुपिंग के अलावा क्या कुछ अच्छा भी हुआ है? मुदस्सिर, 2019 जो तब्दीली का साल कहा जा रहा था कि 2019 में तब्दीली की हवाएं चलेंगी और पंजाब की में एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से तब्दीली आएगी, पुलिस के रवैये के हवाले से तब्दीली आएगी और बहुत सारे वादे किए गए थे। गवर्नर हाउस जो था उसने ख़वातीन की यूनिवर्सिटी बनना था, ब्यूरोक्रेसी की गर्दनों से सरिया निकाला जाना था, अवाम के सामने जवाबदेह होना था, पुलिस रिफॉर्म्स आनी थी, पुलिस को अवाम के सामने जवाबदेह करना था। और उसके साथ साथ जनूबी पंजाब का मैं जिक्र करूंगा कि यह भी वादा था कि जनूबी पंजाब जो अलहदा सूबा बनेगा या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो डिवाइड किया जाएगा और उसको वहाँ पर भी कोई आला ओहदेदार बैठाए जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों की चिनवाई हो सके। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी से बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी जो कोठियाँ या बंगले हैं वो वापस दिए जाएंगे, अवाम के लिए GORs खोल दिए जाएंगे। लेकिन एक और साल गुजर गया, अनफॉर्चुनेटली तब्दीली का साल भी गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। अगर आप देखें तो पूरे साल में सिर्फ ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो इम्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन 4 IG एक साल में तब्दील हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन तो इम्प्रूव नहीं हुई, लेकिन 3 चीफ सेक्रेटरी एक साल में तब्दील हो गए। इस तरह से देखें, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, हर 15 दिन के बाद ऑफिसर्स चेंज हो जाते थे, लेकिन अवाम के सामने कोई जवाबदेह नहीं हुआ। महंगाई के हालात आपके सामने हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने है। इतना बड़ा साने साहिवाल हो गया लेकिन कोई मुल्जिम उसको सजा नहीं मिल सकी। हुकूमत और पुलिस जो है वो वहाँ पर बेबस नज़र आई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है। आप सड़कें देख लें, डेवलपमेंट की तरफ चले जाएं, डेवलपमेंट का बुरा हाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, बजट की यूटिलाइजेशन सिर्फ 10% बाबर, ये सड़कों की बात की ना, 9 महीने बात करते हैं 9 महीने और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल या गवर्नेंस का मामला सबसे अहम है, उसके बाद ही सड़कें हों या चीजें हों। साथ साथ बाबर, इस पर बात करते हैं। आपने सड़कों से एक बात याद दिला दी है, मैं चले वहां से आगाज पेशावर में कर लेते हैं। उमैर यासिर हमारे साथ मौजूद है। उमैर, 2019 में भी जो BRT थी वो पेशावर वालों के नसीब में नहीं हो पा, क्या वजह है कि ये कोई BRT का रूट चांद की तरफ जा रहा है कि जहां इंसान पहुंच नहीं पाता, कि वहां उसका काम नहीं हो पाता, क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपने जो इब्तदा की है बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि शायद BRT का जो रूट है वो चांद की तरफ जा रहा है, इसीलिए ये मंसूबा जो एक मुमकिनात में से था अब नामुमकिनात में शामिल हो चुका है। और देखा जाए तो जब से ये मंसूबा शुरू हुआ तो इसकी इब्तदा ही इस अंदाज़ में हुई थी और वो एक ऐसा दावा था कि जो किसी सूरत भी मुमकिन नहीं था कि हम 6 माह में इसको मुकम्मल करेंगे। तो 2017 के आखिर में ये मंसूबा शुरू हुआ था और आज भी
ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका और 2019 में भी कई मरतबा इस मंसूबे की तारीख़ें दी गई, लेकिन बदकिस्मती से पेशावर के अवाम को तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये तोहफ़ा मैसर ना आ सका। बल्कि अब तो ये सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या पेशावर जैसे शहर के लिए इस मंसूबे की ज़रूरत थी भी या नहीं, या ये पैसे का इस कदर ज़िया है कि इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। देखा जाए तो ये मंसूबा शुरू से ही तनाज़ात का शिकार रहा है, मुख्तलिफ़ इंतज़ामी कमज़ोरियों का शिकार रहा है। जो अंदाज़े बजट के लगाए गए थे, जो इसमें तखमीने के लगाए गए थे, वो भी बुरी तरह नाकाम हुए और ये इस मंसूबे का जो बजट था वो रोज़ बरोज़ हर चंद माह के बाद ये बढ़ता ही रहा है। इस तरह यह बिल्कुल अगर कहा जाए कि ये एक सफ़ेद हाथी बन चुका है पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं होगा। अब देखते हैं कि मज़ीद यहाँ की हुकूमत जो है वो अब कब इसको मुकम्मल करती है। बल्कि अब तो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के हुक्म पे जो तहकीकात ये तो मुझे लगता है अब मंसूबे की बजाय BRT को मंसूबे की बजाय अब इसे अजूबा करार दे दिया जाए तो तब भी कोई बईद नहीं है कि जितना अरसा इसको हो चुका है। पिछली हुकूमत में शुरू हुआ था, नई हुकूमत PTI की आ गई, पहले कहा जाता था फंड्स के मसाइल है, अब वफाक में भी उनके पास हुकूमत है, कितने इसके नक्शे चेंज हो चुके, कितने लोग चेंज हो चुके, लेकिन बहरहाल अब भी वो बन नहीं पाया। इसकी जानिब क्या तवज्जो होगी, ये इमरान खान साहब से भी जब कोई सवाल करे तो वो भी जवाब नहीं देते। लेकिन हम इस पर बात करते हैं कि जो उम्मीदें KPK के अवाम को थीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि दोबारा उन्होंने वोट दिया, उन उम्मीदों पर भी बात करते हैं। लेकिन लाहौर में क्योंकि तब्दीली आई, पंजाब में तब्दीली आई, तो इस पंजाब में जो तब्दीली आई थी इसके बाद उसका रिटर्न भी आया या नहीं। बाबर डोगर साहब, एक चीज़ है कि खान साहब का एक बड़ा खूबसूरत एक नारा था, वो था 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, करीब 12 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ जब नौकरियां होती तो उसका भी एक 50% यहाँ पर नौकरियां होती है। लोगों ने वोट भी दे दिया, बहुत से डिवीजन जीत भी गए, बहुत से सीट्स भी जीत गए। उसके बावजूद कहा जा रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। क्या लाहौर के अंदर वाकई ये अनएम्प्लॉयमेंट का मामला रहा, लोगों की बेरोज़गारी का सिलसिला रहा कि 2-3 बड़े जो इंडस्ट्रियल स्टेट आपके लाहौर में मौजूद हैं, क्या वो बंद हुए, क्या फैसलाबाद में बंद हुए, लोग बेरोज़गार हुए? ये सिर्फ और सिर्फ जो PTI कहती है कि जी हमारे खिलाफ सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एम्प्लॉयमेंट भी है, लोग अपना रोज़गार भी कमा रहे हैं। हकीकत क्या है पंजाब में? मुदस्सिर, मैं इसका जो बेहतरीन कंपैरिजन है वो ये है कि पिछले शहबाज शरीफ का जो दौर था उस वक्त डेवलपमेंट का जो बजट था, जो डेवलपमेंट का बजट था वो तकरीबन 6.5 अरब रुपया था। सही। तो 650 अरब रुपया था, 650 अरब रुपया था। तो जब डेवलपमेंट का इतना बड़ा बजट होता है तो उसका मतलब ये कि डेवलपमेंट के काम होते हैं तो अल्टीमेटली उसका ट्रिकल डाउन होता है, लोगों को रोज़गार मिलता है, मजदूरों को मजदूरी मिलती है। इस गवर्नमेंट ने आके फाइनेंशियल क्राइम था, इन्होंने उस डेवलपमेंट के बजट को 200 अरब रुपया कर दिया। उसकी यूटिलाइजेशन जो थी वो पिछले साल 50% भी नहीं थी, यानी कि 100 अरब रुपया भी नहीं थी। और अब इस साल वही 200, और बजट की यूटिलाइजेशन बिल्कुल ही कम है। वसीम अकरम प्लस जो है उनकी तो कैपेसिटी है ही नहीं है कि कोई डेवलपमेंट का काम करवा सकें या इनिशिएटिव ले सकें। पूरी जो डेवलपमेंट का फोकस है वो DG खान का है या फिर मियाँ वाली है। लाहौर सबसे बड़ा शहर है, मेट्रो ऑरेंज लाइन जो कंप्लीट होनी थी वो अभी भी रुकी हुई है। कोई नया स्कूल, कोई नया कॉलेज, कोई नया अस्पताल, उसका किसी का संगे बुनियाद किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हो तो मुझे बता दें। इंडस्ट्रियल स्टेट्स जो है वो उसी तरह से पड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट क्या ये कहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं है। जब गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, डेवलपमेंट के पैसे नहीं है, ट्रिकल डाउन हो कुछ नहीं रहा, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आनी है? आप नए घर की बात करें, नया घर अभी एक लोधरा में इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो भी इन्होंने जो लोधरा की आबादी से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर के फासले पर वहाँ पर किया। उसकी जो कीमत रखी गई नए घर प्रोजेक्ट में, जो घर बना रहे थे उसकी जो कीमत रखी गई, उससे सस्ते में लोधरा शहर में घर मिल जाता है। तो उस पर लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। एप्लीकेशन जो थी, जो रिक्वायर्ड थी, उससे बहुत कम आई हैं। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि नए घर प्रोजेक्ट में अभी तक गवर्नमेंट जो है
उसकी तरफ से कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं है। मुझे तो इसके अलावा कोई और बड़ा इनका नजर ही नहीं आया। जब गवर्नमेंट के पास कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स ही नहीं है, जब गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग ही नहीं है, तो रोजगार कहां से आएगा? रोजगार तो जनरेट होगा बिजनेस एक्टिविटी से, डेवलपमेंट की एक्टिविटी से। ना डेवलपमेंट हो रही है, ना गवर्नमेंट के पास बजट है, तो इस ऐसे में रोजगार, मेरा अनएम्प्लॉयमेंट अलबत्ता बड़ी है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो है वहां से ले ऑफ हुए हैं स्टाफ, बड़ी बड़ी कंपनियां जो उन्होंने लोग निकाले हैं। एम्प्लॉयमेंट वाला तो मुझे कोई चीज आपके अपने शहर के अंदर कुछ मोटर व्हीकल कंपनीज हैं, बड़े बड़े शहरों में तो ऑफिस थे, वहां पर ये हुआ, हमने ये देखा बाबर कि वहां उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बंद की, वहां पे बहुत बड़ा एक लॉस नजर आ रहा था। अच्छा, हम इस पे आगे चल के मजीद मौज़ूआत के हवाले से भी बात करते हैं कि इस साल में क्या अचीव किया है। कुछ बेहतरी की भी बातें खान साहब कर रहे थे, हम उन पर भी बात करेंगे। कुछ रिफॉर्म्स की भी बातें कर रहे थे कि हमने वो अचीव किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उमर 5 साल में वोट दिया और उससे ज़्यादा वोट दिया फिर 2018 के इलेक्शन में। और 2018 के इलेक्शन में जब ये तमाम तर चीज़ें हुई, उस वक्त ये लग रहा था कि क्लीन स्वीप जैसा एक माहौल बन गया सूबाई असम्बली के अंदर। वो तवक्कुआत जो रखी KPK के लोगों ने PTI की हुकूमत से, क्या वो पूरी हुई 2019 में? जी, गुज़श्ता जो तहरीक इंसाफ की इस सूबे में हुकूमत थी, तो यकीनन जो 2018 के इंतखाबात हुए उसमें क्लीन स्वीप ही किया उन्होंने, और काफ़ी से ज़्यादा नशिस्तें उन्होंने हासिल की हैं। और जो तब्दीली के ख्वाब दिखाए गए, जो तब्दीली के नारे लगवाए गए, वो बुरी तरह यहाँ पे नाकाम हुए हैं। आवाम तो क्या, यहाँ के जो आम आदमी तो क्या, जो मिडिल क्लास तबका था उसको भी इससे हद से ज़्यादा मायूसी हुई है। खुसूसन जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स थे, तहरीक इंसाफ के पार्टी कारकुन थे, जिन्होंने दिन और रात एक करके तहरीक इंसाफ को यहाँ पे कामयाब करवाया था, अब वो भी एक मायूसी की जो गहराई है उसकी तरफ जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो एक आम आदमी को पड़ा है, जो जिसकी क़ुव्वत ख़रीद इंतहाई ज़्यादा मुतासिर हुई है इस महंगाई के तूफ़ान में। जो मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह पख्तूनख्वा के अवाम, पेशावर के अवाम और जो दूसरे बड़े शहर हैं पख्तूनख्वा के, वहाँ के अवाम भी इंतहाई ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में इंतहाई कमी हुई है। दूसरी जानिब जो है बिजली और गैस और आम जो ज़रूरियात की अशिया हैं, उस महंगाई ने तो आवाम को बिल्कुल ही पीस के रख दिया है। और इसके बावजूद ये सिलसिला जो है गैस की कीमतों में इजाफे का वो बड़ा जारी है। लोगों की महंगाई बढ़ी है, गैस की कीमतें, पेट्रोल की नहीं रहा, मजीद भी जारी है। जब भी ऐसी कोई कीमतों का रद्दोबदल होता है तो कहा जाता है कि गुलाम मुर्जा साहब से बीपर ले लें, तो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें डर ही लगता है कि कोई ऐसी खौफनाक ही खबर देंगे। कल इन्होंने हमारे प्रोग्राम में यह खबर दे दी कि गैस की कीमतें और वो भी 20 रुपए किलो में बढ़ रही हैं। बिजली की कीमतों के हवाले से तो पहले ही खबर दे चुके हैं, और पेट्रोल के प्राइस जो है वो भी उन्होंने कल बताया कि वो भी बढ़ रहे हैं। गुलाम मुर्जा साहब, इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, शहर इक़्तिदार है, वान इक़्तिदार आपके पास है, वहाँ पर करीब वज़ीर आज़म साहब, उनकी टीम पूरी बैठी है, वो कह रही है हम बेहतरी कर रहे हैं, तब्दीली कर रहे हैं। तब्दीली कौन सी है जो नीचे आ नहीं रही है, या सिर्फ आपके इस्लामाबाद तक बहुत अच्छी तब्दीली आ चुकी है? जी, तब्दीली जिस तरह का पूरे पाकिस्तान में तब्दीली के हालात हैं वही यहाँ इस्लामाबाद में भी हैं, बल्कि इस्लामाबाद इन अदर सेंस बाकी शहरों से थोड़ा महंगा है, क्योंकि ये VIP सिटी है, तो इस एतबार से यहाँ किराए भी ज़्यादा हैं, यहाँ सब्ज़ियाँ भी महंगी हैं, यहाँ दालें भी महंगी हैं। इसी तरह से बाकी जो यूटिलिटी आइटम्स हैं वो बाकी शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगी यहाँ होती हैं। एटलीस्ट 10 to 15% तो शहर की वजह से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ किराए ज़्यादा हैं। तो जो तब्दीली की आपने बात की है, तब्दीली भी वज़ीर आज़म भी वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर फैसले भी होते हैं, तो क्या वो फैसले हो रहे हैं जो कहा जा रहा है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, चीज़ें सस्ती की जाए, एम्प्लॉयमेंट की जाए? तो यहाँ सारा उलट हो रहा है, क्या वजह है? वहाँ जो टीम बैठती है, आप कवर भी करते हैं उन चीज़ों को, वहाँ फैसले नहीं हो पा रहे क्या? फैसले इस तरह से है जी कि एक तो ना तजर्बेकारी है फ़र्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड ये है कि जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से उनकी जड़ें अवाम के अंदर ना होने के बराबर हैं। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब के जो घर की सब्ज़ियां हैं वो कोई पिछले साल तक तो यानी कि 2019 तक के
सितंबर अक्टूबर तक तो तारक फजल चौधरी के फार्म हाउस से जाती, तो उनको क्या पता कि सब्ज़ी का बाज़ार में क्या रेट है। सही। और इसके साथ बाकी जो आइटम्स हैं उनका भी ना तजर्बेकारी की यहाँ बात इस तरह से है कि गवर्नेंस का लेवल एक होता है कि आप गवर्न करते हैं चीज़ों को, मैकेनिज़्म मौजूद हैं। यानी एक तो महंगाई है जो इन्फ्लेशन इंटरनेशनली हिट किया है, फिर नेशनली हमारी जो मईशत है उसने हिट किया है, और उसके साथ साथ जो रिसेशन है उसने हिट किया है। ये तमाम चीज़ें, ये एक फिनोमेना है, और आप भी समझते हैं इस बात को कि इकोनॉमिकली हालात तो मुल्क को बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो हम कर्ज़ों के ऊपर चलने वाले मुमालिक हैं। लेकिन एक गवर्नेंस होती है, एक और उसको कहते हैं हुकूमत का होता है, वो कायम नहीं हो सका। जिसने जो मर्जी आई अपनी रेडी ठेले पे जो रेट लगाना चाहा वो लगा लिया। प्रॉपर एक मैकेनिज़्म मौजूद है मार्केट कमेटी का, और थ्रू आउट यूनियन काउंसिल से लेके बड़े शहरों तक मार्केट कमेटी के मैकेनिज़्म को अगर फाल कर लिया जाता शुरू दिन से, तो ये सब्जियां, ये फल, ये तमाम चीज़ें आपको एटलीस्ट 25 से 30% नीचे रेट के ऊपर मिल रही होती, क्योंकि दरमियान मिडल मैन का किरदार भी दरमियान में है, आड़ती भी है, बहुत बाद में आई वाला तो 4 भी है। माह पहले हुकूमत ने सोचा कि ये सारा सिस्टम बनाया जाए, और वो भी वफाक के अंडर। बहरहाल सूबों में इस चीज़ों को पहले से एक्टिव रखा जाता और वफाक कंट्रोल इन चीज़ों को करता, तो ये हालत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ना हो पाती। अच्छा, ना तजुर्बाकारी के हवाले से जो आप बात करें बाबर डोगर साहब, ना तजुर्बाकारी का तो ये कहा जाता है कि जी पंजाब के जो वज़ीर आला हैं वसीम अकरम प्लस, जिन्हें आप नाम देते हैं हमेशा से, सरदार उस्मान बुज़दार साहब, वो नए थे, उनके लिए टीम मुश्किल थी, उनके पास ब्यूरोक्रेसी थी, वो उनके काबू में नहीं थी। लेकिन एक चीज़ तो अच्छी भी बहरहाल ये आई कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कैंप ऑफिसेज़ नहीं बनाए। जो वज़ीर आला के बहुत ज़्यादा अखराजात थे वो भी कम हुए हैं, और उन अखराजात के ना होने की वजह से भी चीज़ें में बचत हुई है। नए लोग थे, कुछ वजारतों में उन्होंने एक्टिवली कुछ काम भी करने की कोशिश की है, तो कोई तो मुस्बत चीज़ सरदार उस्मान बुज़दार साहब के दौर में हो गई है पंजाब में। मुदस्सिर, मुझे आप ये बताएं, आपने कहा कि उनके कैंप ऑफिसेज में कमी आई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके कैंप ऑफिसेज में कमी आई है। एक कैंप ऑफिस उन्होंने डीजी खान बनाया हुआ है, एक कैंप ऑफिस उन्होंने मुल्तान बनाया हुआ है, एक कैंप ऑफिस उनका एक जो है 8 क्लब रोड है, एक 7 क्लब रोड है, एक 90 शारा है, एक सिविल सेक्रेटरीट में है, एक पंजाब असम्बली में है। शहबाज शरीफ लाहौर मॉडल टाउन और जाती उमरा को उन्होंने कैंप ऑफिस बनाया हुआ था, इन्होंने मुल्तान और डीजी खान में कैंप ऑफिस बनाए हुए हैं। सही। तो कौन सा कैंप ऑफिस है जो इन्होंने कम किया? इसके अलावा इन्होंने मंगला में ये जो है पंजाब में, इसके रावलपिंडी में भी एक कैंप ऑफिस बनाया हुआ है अपना। तो कैंप ऑफिस में तो ये एक परसेप्शन है कि सारे पंजाब को कवर किया जाए। शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था वो लाहौर के वजीर आला हैं, इसलिए उन्होंने पिंडी, मुल्तान, डीजी खान, लाहौर 4 को रखा है कि सेंट्रल पंजाब हो, अपर पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, सब को कवर किया जाए ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का फोकस लाहौर पे था, इनका फोकस ज़रा डीजी खान में ज़्यादा है। तो वो डीजी खान में, और चौंका इन्हें इस्लामाबाद इमरान खान साहब से हिदायत लेने भी बार जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग खुद तो वो कर नहीं सकते। तो इसलिए उन्होंने एक रावलपिंडी में भी रखा हुआ है कि चले जब भी इस्लामाबाद जाएँ वहाँ भी स्टे कर लिया करें। लेकिन मुदस्सर, जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा कह रहे थे, यहाँ पर बात यह है कि ठीक है गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, डेवलपमेंट का बजट कम रखा गया है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस है उस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता, वो तो आपने अपने खुद बेहतर करनी होती है। अच्छे अफसर लगाएंगे तो गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर माजी में इसी साल एसीज और डिप्टी कमिश्नर पैसे ले के उनकी अपॉइंटमेंट्स होती रही हैं, पैसे लेके उनको अपॉइंट किया जाता रहा है। मॉडल टाउन में सिर्फ एक साल में 8 डीसी एसीज जो है वो चेंज हुए, असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हुए सिर्फ एक साल में। वजह ये थी कि जिसने जितना ज़्यादा रेट दिया उसको उससे रिप्लेस कर दिया गया।
महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, उसके बाद ये जो मिलावट है ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रही। चश्मकुशा किस्म की आप बातें कर रहे हैं। एक साल में मॉडल टाउन जैसे जो इलाका है उसके असिस्टेंट कमिश्नर की तब्दीली, 12 लोग, यानी कि एक महीने में एक बंदा, तो फिर वहाँ गवर्नेंस के मामलात कहाँ से चल सकते हैं। अच्छा, बलोचिस्तान से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजादा जुल्फ़िकार साहब, ब्यूरो चीफ है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे बड़ा रकबे का सूबा बलोचिस्तान, और वहाँ पर एक नई जमात बनी, एक नई क़यादत, जिसे हम नौजवान क़यादत भी कहते थे, कि वो लोग आए, उनके वज़रा में भी ज़्यादा नौजवान लोग हैं। तो बलोचिस्तान की जो तब्दीली की बात हो रही थी कि वहाँ एक बेहतर मामलात होंगे, खान साहब बार बार बलोचिस्तान का जिक्र कर रहे थे कि वो पसमानदा है, उसको मेन स्ट्रीम के साथ लाया जाएगा। पिछले एक साल में 2019 में कितनी को तब्दीली बलोचिस्तान में देखने में आई है, जो उसके दरीना मसाइल थे उनका कितना को हल हुआ? देखिए, बात यह है कि तब्दीली जो है उस वक्त आप जिस तरह मुल्क में एक तब्दीली की बात की गई, और वो लोग, ब्यूरोक्रेसी है, अदारे हैं, हमारा सिस्टम है, वो अब तक शायद इस तरह हजम नहीं कर पा रहा कि किस तरह से तब्दीली आए और आई जाए। यहाँ भी बलूचिस्तान में जाम कमाल यंग है कंपैरेटिवली, इतने कम उम्र में वो चीफ मिनिस्टर बने, और इससे पहले तकरीबन आप कह लें कि न्यू कमर्स कह लें या न्यू फेसेस जो हैं वो कम हैं। 60% वो पुराने लोग हैं, उन्होंने वही आदतें उनकी हैं कि पीएसडीपी को किस तरह, जो पब्लिक फंड है, शायद बलूचिस्तान वाहिद सूबा है कि पाकिस्तान में जहाँ पीएसडीपी इस गवर्नमेंट में नहीं, इससे पहले तक जो है वो कम्प्लीटली उनकी ईमा पर होता था एमपीएस की। एमपीएस किस तरह उसको खर्च करना चाहें और वो किस तरह वो फिजिबल है या नहीं है, रोड बना लें, ऊपर घरों के ऊपर कुछ सोलर सिस्टम लगा दें, टंकियां लगा दें, मोटर, छोटे छोटे 1-1 लाख रुपए की स्कीम जो कभी हो ही नहीं सकती फिजिबल, आप कम से कम करोड़ों में रखें, जो कलेक्टिव स्कीम्स रखें, लेकिन इस तरह वो किया गया। उसके बाद हाई कोर्ट में लोग गए हैं, हाई कोर्ट ने उनको कुछ डायरेक्शन दिए, कुछ चीजें बेहतर हुई हैं। अब जब तब्दीली की जो बात होती है, जब भी जाम कमाल के खिलाफ भी एक ग्रुप खड़ा हो जाता है और कहता है कि जी हमें इख्तियारात नहीं है, मिनिस्टर्स को इख्तियारात नहीं है। अब मिनिस्टर चाहते हैं कि पिछले दहाइयों में जिस तरह काम हुए हैं, जिस तरह हुए हैं, उसी तरह आंखें बंद करके वो काम करते रहें और घंटों में काम करें और फाइल के साथ वो खुद मूव करें, वो खुद अपने हाथ में फाइल लें, ब्यूरोक्रेसी का कोई काम ना हो। और वो पीएनडी एक पोस्ट ऑफिस बन के रह गया था। अब दोबारा से नई गवर्नमेंट ने ये किया है कि पीएनडी का एक रोल होना चाहिए, कलेक्टिव स्कीमात होनी चाहिए। एक पोर्शन जो है पीएसडीपी का, वो उनके ईमा पर जो वो आइडेंटिफाई करें एमपीएज, उन पर वो उसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन उसका एक 60% कम से कम कलेक्टिव स्कीमात होनी चाहिए। अब वो चीजें हजम नहीं हो रही हैं। अब उनके खिलाफ भी, जाम कमाल साहब के खिलाफ भी एक ग्रुप खड़ा है विद इन बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, उसमें एक ग्रुप आ गया है कि तब्दीली आनी चाहिए, चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। वो खुद ये भी मानते हैं कि जाम साहब शरीफ आदमी है, खुद बेहतर आदमी है, कोई करप्शन के चार्जेस भी उनके खिलाफ नहीं है, लेकिन वो चीजें काम नहीं हो रही हैं। अब इस चीज ट्रेंड को चेंज करना बड़ा मुश्किल काम है। एक मिनिस्टर आपने देखा, उसको चेंज कर दिया गया, पहले उसका पोर्टफोलियो ले लिया, उसके बाद काबीना से उनको फारिग कर दिया गया। उन पे अब तक खबरें, जो अंदर की खबरें हैं गवर्नमेंट की, ये है कि कुछ चार्जेस उन पे चार्जेस थी करप्शन की, और उस पर उन्होंने फारिग कर दिया। अब एक को निकालने के बाद गवर्नमेंट का ये है कि सब अपनी कारकर्दगी बेहतर करें। मॉनिटरिंग का एक सिस्टम बनाया गया है कि मिनिस्टर कितने घंटे अपने दफ्तरों में बैठते हैं, अवामी मसाइल सुनते हैं, उनका हल। ये तब्दीली बहरहाल जिस किस्म की है, उस तब्दीली के आड़े भी कुछ लोग आ रहे हैं खुद से हुकूमत के अंदर भी। शहजादा साहब हमारे साथ ही रहेगा, तमाम ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनके सूबों, उनके शहरों के हवाले से बात कर रहे हैं। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद बात होगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। इस्लामाबाद में बड़ी इस हवाले से गहमा गहमी रही कि इस्लामाबाद में जहां पर एहतजाज भी अपोजिशन की जानिब से जलसे भी किए गए, वहीं साथ साथ ऐवान के अंदर खासी गर्मा गर्मी भी देखने में आई। लेकिन आपको याद होगा जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए, उन्होंने कहा कि वो हर बुध को जाएंगे और सवालों के जवाब भी दिया करेंगे, इजलास में भी पहुंचा करेंगे। 17 इजलास कौमी असम्बली के हुए हैं और इन 17 इजलासों में कौमी असम्बली इजलास 315 घंटे 28 मिनट तक चले हैं, लेकिन वज़ीर आज़म सिर्फ 7 बार
ऐवान में तशरीफ़ लाए हैं मजमूई तौर पर। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये एक तो आपने जो फिगर्स दिए कौमी असम्बली के इजलास के अहवाल, ये वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया वो जाया करेंगे वहाँ इजलास में, लेकिन वो इजलास में नहीं आए। बड़े बड़े मामलात भी हुए, क्या वजह थी? वज़ीर आज़म की मसरूफियत काबीना इजलास तक ज़्यादा रही है। जी, जिस तरह से ये आपने फरमाया बिल्कुल इसी तरह से ही है। 106 घंटे अपोजिशन को टाइम दिया गया है, जबकि 315 घंटे 28 मिनट टोटल सेशन चला है। आप जानते हैं कि 1 मिनट सेशन चलाने का ख़र्चा जो है वो लाखों रुपए में है, और ये 315 घंटे चले हैं। हर बुध को वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि वो ईवान में आएंगे और अराकीन असम्बली के सवालात के जवाब देंगे। पूरे 1 साल में 7 बार वो ईवान में तशरीफ़ लाए हैं। बहुत मरतबा उन्होंने आने की कोशिश भी की, लेकिन ज़ाहिर है कि अपोजिशन जो है वो बहुत मजबूत है, और जब वो वहाँ जब भी आए तो उन्हें एक तो तनकीद का सामना करना पड़ा। उनकी आदत नहीं है बातें सुनने की ज़्यादातर, क्योंकि वो बात सुनाते हैं अपनी, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि जिस तरह की बातें आप बाहर जलसों में करते थे तो वो अपोजिशन असम्बली में वो बातें करती थी। तो इस वजह से ये भी जो तल्ख कलामी थी एक दूसरी जमातों के साथ, अपोजिशन की हुकूमत के साथ, ये वजह रही। लेकिन तवातर के साथ ये रिकॉर्ड कायम किया गया है, पूरे साल में हर मंगल के रोज़ इजलास होता रहा है काबीना का, और काबीना में तमाम छोटे बड़े अमूर पेश किए जाते रहे हैं। दावे तो बड़े किए गए थे इस हुकूमत की जानिब से कि कोई चीज़ खुफिया नहीं रखी जाएगी। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता इसी महीने के बल्कि पहले जो इजलास था दिसंबर का काबीना का, उसमें एक पैरा खुफिया रख दिया गया कि ये जनाब किसी को नहीं बताया जाएगा। वो मलक रियाज साहब के पैसे थे जो बाहर से आए थे पाउंड्स में, उनके मतलब कि उनको कहाँ इस्तेमाल करना था या किस नेशनल एक्सचेकर में वो जाने थे, वो डबलिंग हो गई है, उनसे डबल पैसे लेने थे, नहीं लिए जा सके। तो ऐसा भी होता रहा कि इजलास की कार्रवाई खुफिया भी रखने के लिए अराकीन को कहा जाता रहा। वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से बार बार कहा गया कि जी हाँ, वज़रा की कारकर्दगी देखेंगे, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि जिसकी कारकर्दगी सबसे बुरी थी, जिसने तकरीबन 54 अरब रुपए का मेडिसिन के हवाले से एक स्कैम जिसके हवाले सामने आया, और आप ये देखते हैं कि कीमतें बढ़ा दी गई और बग़ैर किसी की पूछे पिछले जो वहाँ पे कानून साजी पड़ी हुई थी, पिछले नोटिफिकेशंस पड़े हुए थे, उनको बुनियाद बना के कीमतें बढ़ा दी गई। उनको जनरल सेक्रेटरी लगा दिया गया इनकी जमात का, आमिर कियानी साहब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ हमने ये देखा कि जी नैबज़दा जो हैं उनको हम अलहदा रखेंगे। आपको याद है कि आप भी वज़ीर-ए-आज़म साहब के राइट और लेफ़्ट नैबज़दा लोग हैं। फिर ये था कि जी कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई हो, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ज़ाहिर उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब के, वो उनके साथ हैं, और वो मालूम जप्पा केस में और बाकी कई केसेस में वो नैब को मतलूब रहे हैं। तो एहतसाब भी एक तरफ़ा रहा, और इसके साथ साथ करप्शन के हवाले से जो बातें की जाती रही वो भी एक तरफ़ा ही तकरीबन नज़र आती रही। और जब इतना अपोजिशन के साथ आपने कर लिया कि हर एक को कॉर्नर के ऊपर लगा दिया आपने खींच के एहतसाब के नाम पे, अब ये नज़र आ रहा था कि अब कुछ दिन बदलने जा रहे हैं, तो शायद अब हमारे लोगों का एहतसाब ना शुरू हो जाए। तो अब NRO आ गया है, तो अब साल जाते जाते एक नई चीज़ आ गई। अब उस नई चीज़ का फ़ायदा हुकूमत में भी, अपोजिशन में भी, और इसके अलावा बाकी जो लोग हैं जो दोस्तों में हैं उनको भी फ़ायदा। खुद इमरान साहब ने अब तकरीर के दौरान कहा कि मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनके भी ये चीज़ें, उन पर मुकदमात भी वो ख़त्म हो जाएंगे। मुर्जा हमारे साथ ही रहेगा। अवामी राय भी जान लेते हैं कि मुआशी तौर पर कैसा रहा है ये साल, सियासी तौर पर जो उनकी उम्मीदें थी वो कैसी, आवाम की क्या आवाज़ है साल 2019 के हवाले से आपको सुनाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ चला गया, इसका तो मुझे नहीं पता। बाहर मगर महंगाई काफ़ी जो ना रेशो के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है ना, और समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाकर रुकेगी ना। आवाम से किए हुए वादे सब बेवफा वादे हैं, और मैं कहता हूँ इस हुकूमत का फौरी कर जाना चाहिए। इस वजह से कि जो लोग गए इसको लूट के ख़जाना खाली करके गए, सब चीज़ करके गए कि वहाँ से कर्जा लेते थे, हमें सब्सिडी देते थे। ये तो नया पाकिस्तान बनाने आए थे, जो पुराना पाकिस्तान था उसको भी डुबो दिया इन्होंने। 2019 जो है बहुत भारी गुजरा आवाम पे, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला से कि जो 2020 है ना
तो वो अच्छा गुजरे। जी बात ये है कि हुकूमत ने जो अपने वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट उन वादों के करीब करीब हुकूमत पहुँच गई है। मेरे ज़हन के मुताबिक हुकूमत को टाइम देना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी हुकूमतों ने अपना टाइम पूरा किया है और उनको हमने बार बार मौका दिया है। देखें अभी तक की जितनी भी परफॉर्मेंस है ना गवर्नमेंट की, उससे जो लोग हामी थे, उनके वोटर थे ना, वो भी आधे से ज़्यादा मायूस हो चुके हैं। 2 रुपये पहले कम किया था, 5 रुपये बढ़ा दिए तो लोग यहाँ से ये बसें वाले रिक्शे वाले 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 5 रुपये बढ़ा देते हैं, तो महंगाई तो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। अवाम इतने परेशानी हाल में परेशान है, वो खाने पीने के लिए वो ख़रीदारी नहीं कर सकते हैं, तो पेट्रोल का मसला कहाँ से हल करेंगे। ये मिले जुले तासुरात हैं आवाम के, जो खुश भी हैं और हुकूमत से खुश नहीं भी हैं। कहा जा रहा है कि बड़ा मुश्किल वक्त था जब इस हुकूमत को ये मुल्क मिला है और उसके बाद अपने वादों की तकमील के करीब भी पहुँच गए हैं। तो वादों की तकमील में एक चीज़ मैं जानूँगा उमैर आपसे पहले कि अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हमेशा से रहा है नज़र में कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल में हो। 2018 भी पेशावर या बाकी खैबर पख्तूनख्वा के जो बड़े छोटे शहर हैं वो, और जो नया अब खैबर पख्तूनख्वा में शामिल होने वाले वो फाटा, साबिका फाटा के इलाके हैं, उनमें अमन अमान की काफ़ी सूरत हाल बेहतर है। ये साल 2019 भी और इस हुकूमत की कोशिशें भी अमन अमान के हवाले से बेहतर रही हैं। जी बिल्कुल, काफ़ी उसमें बेहतरी आई है। माजी में जो पख्तूनख्वा में जो अमन व अमान का मसला रहा, वो माजी के कुछ सालों में यहाँ पे जो दहशत गर्दी के वाक़यात चूँकि बहुत ज़्यादा रूनमा हो रहे थे, तो उस वजह से अमन व अमान की सूरत हाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब लेकिन उन सालों के मुकाबले में 2019 को अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है। चूँकि साबिका फाटा के अज़ला जो हैं कबायली अज़ला, वो पख्तूनख्वा में जम हुए हैं, तो वहाँ पर भी पहले अमन व अमान की सूरत हाल कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं थी। अब चूँकि वहाँ पर पुलिस को वहाँ तक रसाई मिली है, वहाँ की जो लेविस फ़ोर्स और वहाँ की जो खासादार फ़ोर्स थी उनको भी मुस्तकिल कर दिया गया है, वहाँ का एक बाकायदा फ़ोर्स का दर्जा दे दिया गया है और वो सूबाई हुकूमत के ही अंडर आ गए हैं। तो वहाँ पे भी जो पहले जो हालात थे वो उसके मुकाबले में जो अमन व अमान की सूरत हाल है काफ़ी बेहतरी हुई है। काफ़ी बेहतर हुई है। इसमें सिक्योरिटी इदारों का बहुत बड़ा हाथ है, पाकिस्तान की अफवाज का, वहाँ लेविस का, FC का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने इस पूरे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके को कंट्रोल रखा है। अच्छा, मैं इस पे आपसे एक बात कर लें, आप बार बार वसीम अकरम प्लस की बात करते हैं, वो ना तजुर्बाकार हैं बाबर साहब, लेकिन ये भी तो देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, इतने वो मंजे हुए लोग, वो काम भी तो नहीं करने देते ना वहाँ पे। ब्यूरोक्रेसी सारी की सारी, आपके तो खैर वो दोस्त ही हैं, वो भी तो काम नहीं करने दे रहे थे। बुज़दार साहब कुछ करना भी चाहते थे। तो वैसे बुज़दार साहब करना क्या चाहते थे शायद उन्होंने आपको बताया हो, हमें तो अभी तक पता नहीं चल सका कि वो क्या करना चाहते थे। वो इमरान खान साहब की हिदायत पर काम करना चाहते थे। की बात है जहाँ तक ब्यूरोक्रेसी की बात है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मुदस्सिर, ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो एक ऑफिसर एक ट्रांसफ़र की मार होता है। आज आप स्ट्रॉन्ग स्टेप लें। इन्होंने जब आई ये गवर्नमेंट, इन्होंने डिसाइड किया था कि वो लोग जो 10 साल से के अरसे में पंजाब में रहे हैं वो पंजाब से बाहर जाएंगे, चाहे वो PSP ऑफिसर है, चाहे वो सिविल ऑफिसर्स हैं। ये किसी एक बंदे को पंजाब से बाहर नहीं भेज सके। आप अंदाज़ा लगा लें, फेडरल गवर्नमेंट में भी इनकी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट में भी ये बैठे हुए हैं और ये अपनी पॉलिसीज पे अमल दरामद नहीं करवा सके। भेजते 5 बंदों को बलोचिस्तान में, भेजते 5 बंदों को KPK में, 5 को सिंध में भेजते, नए बंदे लगाते और अगर उनमें से कोई डिलीवर ना करे उसको लगाए जाके उसको सूबे से बाहर फेंके। मैं देखूंगा ऑफिसर किस तरह से काम ही नहीं करता। मसला ये है कि विल ही नहीं है इनके अंदर, इनको एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही नहीं है। आप ऑफिसर को अपने मकासद के लिए यूज करना चाहते हैं। जब पैसे पकड़कर अफसर लगाए जाएंगे, जब पैसे पकड़कर उनसे अपॉइंटमेंट करवाई जाएंगी, तो फिर यही रिजल्ट आएगा जो आ रहा था। अब गवर्नेंस चेंज हुई है, नया चीफ सेक्रेटरी आया है, नया IG आया है। अब वो इमरान खान साहब से मैंडेट लेके आए हैं, उस्मान बुज़दार साहब को साइडलाइन कर दिया गया है। अब देखें कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नजर आ रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन प्रूफ मीटिंग में मिनिस्टर रो पड़े कि जनाब देखें। अब ये देखते हैं कि साल 2020 में ये जो आखिर में तब्दीलियां 19 में आई हैं, इसके असरात क्या आते हैं। और गुलाम मुर्तज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, हमने सियासत के हवाले से बात कर ली। एक चीज़ बार बार
सोशल मीडिया पे बहुत हाईलाइट हुई, कुछ मीडिया ने भी चलाया कि इस्लामाबाद में बहुत तब्दीली आई, कि इस्लामाबाद के अंदर वो जो खासा है एक सफाई का, वहाँ बेहतर सहूलियात के मामलात के 2019 में वो बेहतर नहीं रहे हैं, कि CDA के कुछ मामलात थे या वहाँ के मुतल्लिका जो वज़ीर हैं वो काम नहीं कर पाए। ये इस्लामाबाद शहरियों के लिए खासा मुश्किल रहा है, ये वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से ही है। जो सफाई का मसला है वो बहुत गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। पानी का किल्लत ऐसे हो रही थी जैसे शायद थर में लोग बैठे हों कि पानी ना मिल रहा हो। जी पानी की सूरत हाल भी इस तरह की रही है। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह यहाँ पहले बहुत अच्छी सहूलियात मैसर थी और पानी के हवाले से भी बड़ा वाफर मकदार में पानी दस्तयाब होता था, लेकिन पूरा साल करीबन 2 से 3 सेक्टर्स जो थे वो वावेला करते रहे कि उनके घरों में पानी नहीं आ रहा। आई का सेक्टर जो है, I-10 I-9 जो 2 सेक्टर्स हैं, वहाँ तो बिल्कुल पानी की गर्मियों में सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। और इसके साथ जो सफाई की सूरत हाल है वो पूरे इस्लामाबाद में हर जगह पे बहुत वर्स्ट रही है। असल इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं वो जो यहाँ पे अंसर अजीज़ यहाँ पे के मेयर थे वो हैं, क्योंकि ये मामला जो था मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दे दिया गया था CDA की जानिब से। इससे पहले CDA में सिस्टम था सफाई का और CDA के लोगों ने अपने जो ठेकेदार आगे रखे हुए थे, कुछ डायरेक्ट बराह रास्त मुलाजमीन भी थे, तो बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था। लेकिन जब ये ठेकेदारी सिस्टम यहाँ पे आया उसके बाद हमने ये देखा कि उन लोगों को, वर्कर्स को ठेकेदारों की जानिब से पेमेंट्स नहीं दी जाती थी। जब ठेकेदारों से पूछा जाता था कि आप अपने वर्कर्स को पेमेंट्स क्यों नहीं दे रहे, तो वह कहते थे कि हमें MCI की जानिब से नहीं मिले पैसे। MCI से पूछते थे, वो कहते थे CDA की जानिब से नहीं मिले। लेकिन बाद में हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट्स तक आई उसमें पता चला कि CDA ने वो पैसे ट्रांसफ़र किए MCI को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, लेकिन उन्होंने आगे ठेकेदारों को पेमेंट तो ये ठेकेदारी निज़ाम इस्लामाबाद के बहरहाल तबाह करने पे लगे हुए थे कि जब CDA से ये चीज़ें मेयर इस्लामाबाद के पास आई और उसके बाद इस्लामाबाद जो सबसे ज़्यादा अपनी खूबसूरती और सफाई सुथराई के हवाले से बेहतर रहा वो नहीं रहा। बाबर डोगर साहब, आप जितनी भी बातें पंजाब के हवाले से, पंजाब हुकूमत के हवाले से, हमें तो डर ही लग रहा है कोई अच्छी चीज़ होने वाली है। चीफ सेक्रेटरी बड़े मंजे हुए आदमी हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म के IG पंजाब भी आ गए हैं। अमनो अमान हो या डेवलपमेंट का मामला हो, सरदार उस्मान बुज़दार के साथ मिलकर कुछ अच्छा होने वाला है 2020 में, कोई अच्छी खबर भी दे देना आप। मुदस्सिर, मैं इस बात से आपकी एग्री करूंगा कि चीफ सेक्रेटरी जो नए आए हैं मेजर आदम सुलेमान, वो एक मजे हुए ऑफिसर हैं। पंजाब में उन्होंने ज़्यादा अरसा गुजारा है, तकरीबन 20 साल वो पंजाब में रहे हैं। पंजाब को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वसी एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा रखते हैं। IG दस्तगीर जो हैं वो भी एक अच्छे ऑफिसर उनका शुमार होता है। दोनों ऑनेस्ट हैं, अपराइट हैं और सख्त किस्म के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो अब जो पंजाब का जो सेटअप है वो चेंज हुआ है। पंजाब में CM की जो पावर्स हैं उनको कर्टेल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, उनको मज़ीद अख्तियारात दिए गए हैं। तो अब लग रहा है, देखें कैबिनेट की जो मीटिंग्स हैं उसमें भी चीफ सेक्रेटरी जो है वो खुद जो है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं। डिपार्टमेंट में उन्होंने हर वो अफसर जो कि जिसकी रेपुटेशन ठीक नहीं थी या कोई करप्ट था या इनएफिशिएंट का, उसको सुबह बदर किया गया है। कमिश्नर्स को वो खुद कमिश्नर से रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अवामी रिलीफ हो सकता है बाबर साहब के, अवाम कहे कि यार इस साल में थोड़ा सा सुख हुआ, थोड़ा सा सुकून हुआ, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। जी मुदस्सिर, मैं समझ नहीं सका। बाबर साहब, मैं ये पूछ रहा हूं कि अवामी कोई सुकून हो सकता है कि नए साल 2020 में कोई मामलात अवाम के लिए बेहतर हो जाए? देखिए मुदस्सिर, देखिए एक तो है फाइनेंशियल इशू, उसमें जो गवर्नमेंट के कंस्ट्रेंट्स हैं वो तो आपके सामने है। डेवलपमेंट का बजट है कोई नहीं है, पैसे कोई बहुत ज़्यादा है नहीं है।
दूसरा फ्रंट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी की जाए, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जो हैं इन पर सख्ती की जाए, आवाम को रिलीफ दिया जाए, अफसरान अपने दरवाजे खोल लें, थाने जो हैं थानों के दरवाजे ओपन हो, लोगों को इंसाफ दिया जाए। उसके ठीक है, तो चले साल 2019 खत्म हो रहा है, इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि ये बेहतर हो पाकिस्तानियों के लिए। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब, बाबर डोगर साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर और इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। उमैर यासिर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और कराची में कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसके हवाले से बात भी कर लेते हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गैर कानूनी तामीरात के खात्मे का हल अब पेश कर दिएगा। हल क्या है हम बात करेंगे। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मरकज़ी दफ्तर में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं ADG एडिशनल डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आशकार दावर साहब। इनसे जान लेंगे कि जो कराची भर में जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स और नाकिस मटीरियल से जो इमारतें तामीर हो रही हैं, इसके अलावा जो मखदूश इमारतें हैं उनके हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही है, और ऐसी जो इमारतें जो गुज़िश्ता रोज़ रनछोड़ लाइन में वाक़या पेश आया, इस किस्म की इमारतों के हवाले से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की क्या पॉलिसी है। आशकार साहब फरमाइएगा, शहर भर में जो है वो इस तरह की इमारतों का एक जाल बिछा हुआ है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, ज़रा आगाह कीजिए। जी आपने सही कहा, जाल बिछा नहीं बल्कि जाल बिछ भी रहा है, और ये एक वायरस की तरह ये बीमारी फैल चुकी है इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से। बात ये है कि हम लोग जो हमारा मैंडेट है उस हवाले से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको कर्टेल करने की या ख़त्म करने की या कम करने की, कि डिमोलिशन भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से बूम आया इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कि हम दिन में अगर 3 बिल्डिंग डिमोलिश कर रहे होते हैं तो पीछे से 3 कास्ट हो रही होती हैं। ये बताइए, गुज़िश्ता रोज़ जो रनछोड़ लाइन में बिल्डिंग जो हादसा पेश आया है, पता ये चला है कि इसको भी 89 के अंदर ग्राउंड+1 का इसका नक्शा था, पता नहीं किस वक्त इसने ये बिल्डिंग तामीर कर ली, इसको रेनोवेट कर लिया और ये गैरकानूनी तौर पर ये तामीर कर ली। तो अब बिल्डर के खिलाफ SBC क्या कार्रवाई करने जा रही है, और जो कमेटी कायम की है 7 रुकनी, वो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। क्या नाकिस मटीरियल भी आप समझते हैं इस बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया था? देखें, एक नाकिस मटेरियल अपनी जगह है, ओवरलोडिंग अपनी जगह है। अब ये 15 साल से बिल्डिंग खड़ी थी, मैं खुद इंजीनियर सिविल इंजीनियर हूँ, 15 साल से बिल्डिंग खड़ी हुई थी, यकायक अचानक देखें कॉलम उसका फेलियर हुआ और 1 घंटे के अंदर बिल्डिंग डाउन हो गई। हो सकता है इसके पीछे एक हमारा इंजीनियर्स का भी मीटिंग हो रही है, इस पे हम डिस्कस करेंगे और विटनेसेस भी लेंगे कि बराबर वाले ने कोई एक्सकवेशन की हो, कोई कॉलम को अंदर रहने वालों ने डिस्टर्ब किया हो। जब तक जितने भी हादसा हुए, जब तक बिल्डिंग को डिस्टर्ब कर रहे थे कि ये सूरत हाल रही है, और अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या इस हवाले से अगले इकदाम करेगी। बहुत शुक्रिया अमजद कायम खानी आपका। और इस साल 2019 के आखिरी प्रोग्राम और नई उम्मीदों नई तवक्कुआत के साथ कि अगला साल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतर रहे। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।